हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हो तुम लोग? जैसे कि तुम्हें थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम लोग लूसेंट की पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स में तुम्हारी पॉलिटी के पूरे क्लास कराएंगे। आज पहला टॉपिक हम लोग करेंगे संवैधानिक विकास। ये दो पार्ट में रहेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1773 से शुरू करके 1919 का चेम्सफोर्ड एक्ट तक की आज की क्लास पूरी ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है वहाँ से शुरू करेंगे सेकंड क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास है लूसेंट की तुम्हारी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो जो शुरू होता है, ये तुम्हारी लूसेंट में भी तुमने देखा होगा कि शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के युद्ध से। किससे? 1757 का युद्ध होता है प्लासी का। प्लासी इस समय प्रेजेंट में कहाँ पर है? तो ये प्रेजेंट में प्लासी जो पड़ता है एट प्रेजेंट, ये पड़ता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में। प्रेजेंट में कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है प्लासी पड़ता है आज के समय में। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से था, मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो था। और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, जो कि ये हार गया था। और जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था ये युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। हिंदी में ही करेंगे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पेपर हैं वो इंग्लिश उसमें आनी नहीं है। जो रेलवे वाले देख रहे होंगे वो भी, और जहाँ वो बिहार एसएससी सीजीएल वाले होंगे वो भी, कोई भी देखेगा। वैसे थंबनेल तो मैंने बिहार वाला लगाया है, लेकिन पॉलिटी तो सब में सेम ही रहती है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिराजुद्दौला कहाँ का था? ये बंगाल का नवाब था। कहाँ पे? बंगाल का नवाब। कहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला? बंगाल का नवाब था। इसको ये युद्ध हार गया था अपना। क्यों हारा था? क्योंकि इसको इसके सेनापति ने धोखा दे दिया था, जिसका नाम था मीर जाफ़र। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहाइंड द सीन जाके ये मीर जाफ़र के साथ ऐसा एक प्लान बना लिया था कि ये मर जाएगा और उसके बाद मैं तेरे को जो है ये बंगाल का नवाब बना दूंगा, तू मेरा साथ देना, उसको धोखा दे देना, पीठ में छुरा भोग देना। तो वैसा ही उसने किया मीर जाफ़र ने यहाँ पे करी गद्दारी और सिराजुद्दौला गया हार और रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे हो जाती है जीत। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा सेकंड युद्ध, जिसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन है बुक में तुम्हारी। वो है 1764 का बक्सर का युद्ध, जो कि सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग युद्ध में माना जाता है। ये बक्सर का युद्ध जो प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता है। बक्सर तो सब लोग जानते ही होंगे तुम लोग, बिहार में आता है, बिहार एसएससी वाले हो, बक्सर पता ही होगा। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा हेक्टर एक सेकंड, पेन की थोड़ी विथ कम कर लें। हाँ, हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का सेनापति था, और साथ में जो था ये संयुक्त सेना थी। पूरी संयुक्त सेना जो है, तीन सेनाओं का एक पूरा संग्रह था। वो एक साथ लड़ रहे थे और इधर एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहे थे। और उसका सेनापति कौन था? ये उसका अंग्रेजों का सेनापति था। उस समय सोचो इनकी पावर कितनी बढ़ गई थी कि एक तरफ तीन फौज और एक तरफ एक अकेली अंग्रेजों की फौज, और फिर भी जो है अंग्रेज इसमें जीत हासिल कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन थे? तो इसमें आ जाता है सबसे पहले तुम्हारा मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। अभी जो हमने पहले देखा वो मीर जाफ़र था, दोनों अलग। मीर कासिम जो है ये कहाँ का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था तुम्हारा, बंगाल का नवाब था। ऐसे ही अवध के नवाब थे दूसरे नंबर पे, उनको लिख लो। जो नाम था उसका सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कहाँ का था ये नवाब? तो ये सुजाउद्दौला जो नवाब था ये अवध का नवाब था। इसकी तुमको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मिल जाएंगे अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हें तीसरा भी लिख देते हैं, तीन थे ना, और तीसरा जो था वो था हमारा शाह आलम सेकंड। शाह आलम
सेकंड। ये कहाँ से था? ये मुगल सम्राट की तरफ से था, मुगलों की तरफ से। तो अगर इस क्लास की तुमको पीडीएफ चाहिए तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करना या 7017895855 पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अगर तुम्हें ग्रुप में भी ऐड होना हो तो बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ बता देना, पीडीएफ भी दे दी जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा प्लासी का युद्ध के बारे में। अभी हमने देखा कि जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो कि प्लासी प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों का सेनापति था और सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, बंगाल का नवाब था। क्यों हार गया था? क्योंकि मीर जाफ़र जो था उसने पीछे से कर दिया था गड़बड़, वो मिल गया था जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ। दूसरा युद्ध हमारा आता है, हमारी लूसेंट में लिखा है, वो है 1764 का बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। ये किसके बीच में होता है? ये होता है हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेना थी, जिसमें मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम सेकंड था। मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम सेकंड जो है ये मुगलों साम्राज्य की तरफ से था। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब शुरू हो जाता है तुम्हारा मेन काम, जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। अब तुम्हारा इसको देखेंगे क्या है इसमें। देखो, सबसे पहला जो काम हुआ था वो हुआ था बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। क्या? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ऑफ, इसको क्या क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला कौन बना था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल जो पहला था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, वो बना था वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग, जो कि कब से कब तक रहता है? ये 1773 से लेके 1785 तक जो है बंगाल का ये गवर्नर जनरल रहता है। इसके बाद दूसरा काम क्या हुआ था? दूसरा काम हुआ था बंगाल में जो है विलय किया गया था बम्बई और साथ साथ मद्रास। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी का, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया तुमको? इसके बाद देखो, ये जो तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग आया था नया गवर्नर जनरल बन के, वॉरेन हेस्टिंग, ये जो वॉरेन हेस्टिंग आया था ये अकेला नहीं आया था, इसके साथ इसके 4 सदस्य आए थे। 3 सदस्य आगे आएंगे दूसरे उसमें। इसके साथ इसके 4 सदस्य आते हैं। कौन कौन थे? सबसे पहले था फिलिप फ्रांसिस। ये नाम याद कर लेना, कभी पूछ लेता है, कभी कभी 3 या 4 नाम देगा, उसमें से ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं था, ये ऐसा करके कुछ भी पूछ लेगा। दूसरा था वर्नेल, फिलिप फ्रांसिस, वर्नेल, मॉनसन। और चौथा कौन था? चौथा था क्लरिंग। ये 4 लोग थे वॉरेन हेस्टिंग के साथ, जो कि गवर्नर जनरल तो बना था वॉरेन हेस्टिंग और इसके सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, वर्नेल, मॉनसन और क्लरिंग। इसके बाद कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। क्या? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है स्थापित किया गया था।
ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है शुरुआत हुई थी, मतलब केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? केंद्रीकृत जो प्रशासन था उसकी शुरुआत हुई थी। केंद्रीकृत प्रशासन की इसी समय में शुरू हुआ था। केंद्रीकृत प्रशासन इसी समय में शुरू हुआ था। और 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय की इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1774 में। ये एक्ट कब आया था? 1773 में। और जो उच्चतम न्यायालय था उसमें जज कौन था? उच्चतम न्यायालय जो था इसमें जज कौन था? तो जज बनाया गया था एलिजा हम्पी को। कौन था? एलिजा इम्पी। कहाँ गया? पेन नहीं चल रहा, बहुत दिनों बाद क्लास ली है तो इस पे एलिजा इम्पी। और साथ में इसके 3 अदर जजेस थे। 3 अदर जजेस कौन कौन थे? सबसे पहले लिख लो चैम्बर्स। पहला चैम्बर्स हो गया। दूसरा लिख लो लिगेस्टर। चैम्बर्स हो गया, लिगेस्टर हो गया। और तीसरा क्या था? हाइड। तीसरा कौन सा? हाइड। ये 3 अन्य जजेस जो थे, ये एलिजा हम्पी के साथ जो है उच्चतम न्यायालय जो 1774 में कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था उसमें ये जज बन के आए थे। बैन करा गया था। क्या बैन हुआ था? ये देखो, एक तो रिश्वत लेना बैन कर दिया गया था। किसी भी भारतीय से ये लोग रिश्वत नहीं ले सकते थे। दूसरा, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे भारत के साथ। निजी कोई व्यापार नहीं कर सकते थे, रिश्वत नहीं ले सकते थे। ये सब भी जो है इसमें बंद कर दिया गया था। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है। क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब होता है? 1781 में होता है। 1781 में कौन सा होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या होता है? कलकत्ता की जो सरकार होती है, कलकत्ता की सरकार को जो है बंगाल, बिहार और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। विधि बनाने के लिए उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्या कहते हैं हिंदी में 84 को? 84। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका क्या काम था? ये जो है सारे पॉलिटिकल जो भी इश्यूज थे वो देखने का इसका काम था। मतलब राजनीतिक, जो भी राजनीतिक मामले थे ये उसे देखा करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्य कितने थे? 6 थे। इसमें कितने? 6 सदस्य थे। दूसरा आ जाता है तुम्हारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या हो जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कब डिवाइड हुआ था? तो ये हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान।
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल इश्यूज देखता, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि बिजनेस वगैरह देखता व्यापारिक के लिए। ये किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। और इसमें इनको जो है 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था? जो भी वेतन वगैरह थी, जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो भारतीय राज्य कोष से दी जानी थी। भारतीय राजकोष, भारतीय राजकोष से जो है सैलरी दी जा रही थी। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी किससे दी जा रही थी? भारतीय राजकोष से। किस अनुच्छेद? उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कौन से चार्टर अधिनियम से? तो ये था 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आ जाता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि क्या था? इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले एक जो अच्छा काम किया गया था कि जो भी शिक्षा का था, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने का तय किया गया था। किसकी? भारतीयों की शिक्षा के लिए। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत था। कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 ईयर्स के लिए उसे बढ़ा दिया गया था। इसके बाद भारत के साथ जो है व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। भारत के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन के साथ और चीन का साथ जो है व्यापार कर सकते थे, और इन 2 के व्यापार की जो है इनको अनुमति थी। ये 2 ही व्यापार अलाउड थे। एक तो चीन के साथ कर सकते थे ये सब व्यापार, और दूसरा था तुम्हारा चाय के साथ व्यापार। 1813 ये आता है समय 1813 में, जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में आना शुरू किया था। उससे पहले इन लोगों का आना बैन था। इस समय से चार्टर्ड एक्ट 1813 से जो है ये ईसाई मिशनरीज जो हैं यहाँ पे आनी शुरू हो गई थी कन्वर्जन के लिए। 1813 से ही जो है ईसाई मिशनरियों का भारत में आना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या खास था? इसमें जो है चीन के साथ जो व्यापार अभी तक हो रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि अब तुम लोग चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते। चीन के साथ जो है व्यापार वो ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अभी तक पहले गवर्नर जनरल होता था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बम्बई और मद्रास की परिषद की विधायी निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। बम्बई और मद्रास की विधि शक्तियों को वापस ले लिया गया था। बम्बई और मद्रास पहले बंगाल के अधीन थे ना, तो उनकी जो विधि शक्तियां थी उनको वापस ले लिया गया था। बंगाल और मद्रास की विधि शक्ति वापस ले ली गई थी। दास प्रथा जो थी उसका अंत किया गया था यहाँ पे इस समय 1843 में। 1843 में जो है दास प्रथा का एंड किया गया था, समाप्त की गई थी दास प्रथा। और 1834 में एक विधि आयोग बना था।
1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जो कि किसने किया था? मैकले ने। किसने की थी? मैकले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसे शुरू किसने किया था? मैकले ने ही किया था, उसी ने जब इसकी अध्यक्षता करी थी। तो इसके बाद आ जाता है 1853, 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था? इसमें सिविल सर्विसेज कह लो या प्रतियोगी परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो गई थी। प्रतियोगी परीक्षा को स्टार्ट कर दिया गया था इस समय से, जो कि 1854 में मैकली समिति ने नियुक्त किया था, उसके बाद हुआ था। मैकले था, इसकी जो समिति थी, मैकले समिति ने नियुक्ति की थी प्रतियोगी परीक्षा में। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसे विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो वो थी परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको अलग कर दिया गया था। परिषद को जो है विधायी अलग हो गई थी और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया था। विधायी एक तरफ और प्रशासनिक जो है दूसरी तरफ, दोनों को अलग कर दिया गया था। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा 1858, 1858। 1858 का टाइम आता है जब भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। कितने मिनट हो गए? 22 मिनट हो गए। भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें मुगल सम्राट का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। मुगल पद उसको समाप्त कर दिया जाता है। मुगल पद को समाप्त कर दिया जाता है और आखिरी जो मुगल का राजा रहता है, कौन होता है? वो होता है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो है आखिरी मुगल बादशाह होता है। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। भारत के गवर्नर जनरल अब क्या हो गया था? वो वाइसराय हो गया था। और पहला वाइसराय कौन बना था, या ये भी कह लो लास्ट गवर्नर कौन था? तो वो था कनिंग। कौन बना था भारत का पहला वाइसराय और लास्ट गवर्नर जनरल? तो वो कौन था? कनिंग बना था। उसके बाद कंपनी का जो शासन था वो सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। कंपनी का जो शासन था वो निकल के सीधे विक्टोरिया के पास चला गया था। जो रानी विक्टोरिया थी उसके हाथों में चला गया था। इसके बाद जो भारत का राज्य सचिव था उसकी नियुक्ति करी गई थी। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति भारत का राज्य सचिव की नियुक्त किया गया था। और इसमें जो है 15 सदस्यों की भारत परिषद में सर्जन हुआ था। इसमें 15 सदस्यों का भारत परिषद सर्जन हुआ था, जिसमें से इन 15 में से 8 तो ब्रिटिश के थे और 7 जो थे ये कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा थे। 7 जो थे कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा थे। कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा थे। ठीक, कितना हो गया? आधा घंटा हो गया क्या? 24 मिनट हुआ है। एक और कर लेते हैं 1861 का, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। 1861 का 61 में आ जाता है भारत परिषद। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में क्या है? इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। पहली बार
पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये मिलती है। इसके बाद जिसकी जो ये अध्यादेश जारी कर सकते थे, ये सिर्फ 6 माह तक की इसकी वैलिडिटी होती थी। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद थी उसका विस्तार किया गया था। गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार हुआ था। परिषद का विस्तार किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, कानून बनाने में जो है भारतीयों को शामिल करना स्टार्ट कर दिया गया था। कानून बनाने में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। कानून बनाने में भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में यहाँ से देखेंगे 1862 का आता है तुम्हारा। 1862 के उसमें 1862 में तुम्हारा जो कनिंग था उसने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, अलग अलग जगह से। पहले थे बनारस के राजा आते हैं, दूसरा पटियाला के महाराज, और तीसरा होते हैं सर दिन राव। कितने मिनट होगा? 26 मिनट हो भी तो कर सकते हैं। 1862 में ये जो कनिंग था, कनिंग जो था तुम्हारा क्या बना था, ये कनिंग जो फर्स्ट वाइसरॉय जो बना था कनिंग 1862 में, इसने 3 भारतीयों को, 3 जो है इंडियंस को विधान परिषद में मनोनीत किया था। 3 इंडियंस को विधान परिषद में अपॉइंट किया था, लिख लो, मनोनीत किया था। जो किया था वो जैसा लिखना चाहें वैसे लिख सकते हो। तो इसमें कौन कौन थे? सबसे पहले तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा होते हैं वो आते हैं। फिर पटियाला के कौन थे? महाराज थे। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव थे। इन 3 लोगों को जो है इसने 1862 में कनिंग ने जो है विधान परिषद में इन लोगों को अपॉइंट किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1873 का अधिनियम आता है। 1873 में एक अधिनियम आता है जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। 1 जनवरी 1884 से 1 जनवरी 1884 से ईस्ट इंडिया कंपनी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया जाता है। 1883 में 1873 में अधिनियम आया था और 1 जनवरी 1884 में इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तुम्हारा क्राउन शासन शुरू हो गया 1892 से लेके 1947 तक का, वो क्राउन सेशन के एरिया में वो सब आ जाएगा। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 का, ये तुम्हारा मॉडले-मिंटो। फिर 1919 का ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद 1935 का अधिनियम। ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसा रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा अगर रहता है उसमें तो और थोड़ा चेंजेस करके इसकी शुरुआत करेंगे। 30 मिनट हो रहे हैं, 29 मिनट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने बिहार वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि बिहार CGL की तुम्हारी पॉलिटी की डेमो क्लास टाइप मान लो चली है, उसे देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। इतने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, एक और कर दोगे तो तुम्हारा कौन सा कुछ घिस जाएगा। दूसरे का, गरीब का फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें सालों चैन नहीं आ रहा, सब्सक्राइब कर दो।